मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपसे टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस निर्देशन की प्रविधियों के विषय में बात करूंगा कि किस प्रकार से प्रविधियां निर्देशन में सहायक होती हैं। निर्देशन देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं जिसके आधार पर निर्देशन देना सुगम हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रविधियां हैं जिनके द्वारा हम निर्देशन अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस क्या है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस आर दोज टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन असिस्टिंग ए पर्सन टू प्लान हिज लाइफ एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स सच एज इंटरव्यूज, केस स्टडीज, केस हिस्ट्रीज, टेस्टिंग ऑफ एबिलिटीज, टेस्टिंग ऑफ अचीवमेंट्स, एनालाइजिंग डेटा एंड यूजिंग द सोशल सर्विस फैसिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आई हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार निर्देशन की प्रविधियां वे प्रविधियां हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन की योजना बनाने में और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सहायता के लिए प्रयुक्त होती हैं। प्रमुख प्रविधियां हैं साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन, व्यक्ति इतिहास, योग्यताओं का परीक्षण, उपलब्धियों का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और समुदाय की सामाजिक सेवा सुविधाओं का प्रयोग। तो जो ये मुख्य प्रविधियां हैं इनको एक एक करके हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये निर्देशन में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। आपने देखा होगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया रखी जाती है। किस लिए? ताकि व्यक्ति को हम जान सकें, उसके व्यक्तित्व का मापन कर सकें। इसकी चर्चा व्यक्तित्व विकास की सीरीज़ में आपसे मैं कर चुका हूँ। गाइडेंस के दौरान इंटरव्यू का रूप दूसरा होगा, क्योंकि जॉब के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें व्यक्ति का चयन किया जाता है, जबकि गाइडेंस के लिए जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें व्यक्ति को समझने की कोशिश की जाएगी कि इसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और ये किस दिशा में गाइडेंस चाहता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है, साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है, उत्तर को लिखे बिना साक्षात्कार देने वाला आमने सामने आत्मीयता में वांछित सूचना मौखिक रूप से देता है। और जॉन जी डार्ले ने कहा है, इंटरव्यू इज अ सिचुएशन विच द क्लाइंट कैन गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। क्लाइंट को समझना, जब हम क्लाइंट या छात्र को समझेंगे तो उसको गाइडेंस देना आसान हो जाएगा। इंटरव्यू के दौरान इस बात की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की समस्या क्या है, छात्र की समस्या क्या है। इसके लिए कई प्रकार अपनाए जाते हैं, जैसे निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, कि सबसे पहले समस्या को जानते हैं फिर उसका निदान करते हैं। दूसरा साक्षात्कार होता है ट्रीटमेंट इंटरव्यू, उपचार साक्षात्कार। जब हम समस्या को जान लेते हैं तो उसका उपचार देने के लिए भी हम साक्षात्कार करते हैं कि किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है। और एक इंटरव्यू होता है रिसर्च इंटरव्यू, शोध साक्षात्कार। ये रिसर्च के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। इसी तरह से जो अंतःक्रिया पर आधारित साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, उसमें 3 प्रकार हैं। अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, और पुनरावृत्त साक्षात्कार, रिपीटेड इंटरव्यू। सभी इंटरव्यू या साक्षात्कार का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति को बेहतर तरीके से जानना और उसको जानने के पश्चात उसकी समस्याओं पर चिंतन करना और एक संभावित सल्यूशन उस व्यक्ति या छात्र को प्रदान करना। तो इस प्रकार से साक्षात्कार की जो टेक्निक है इसमें हम बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं। इसको 2 प्रकार से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अगर किसी छात्र को समस्या है तो उसका इंडिविजुअल इंटरव्यू लेकर उसके विषय में जानकारी एकत्र करते हैं। इसी प्रकार से ग्रुप इंटरव्यू का भी कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से सामूहिक इंटरव्यू लिया जाए। अगर कई छात्रों की समस्या एक जैसी है, मिलती जुलती है, तो हम ग्रुप इंटरव्यू के माध्यम से
उनके समस्याओं को जानते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके पश्चात उनकी गाइडेंस करते हैं। इसका सबसे बड़ा गुण है कि इसमें किसी समस्या से संबंधित गोपनीय और व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। छोटे बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जा सकता है और उपचारात्मक कार्यों में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इसका दोष है कि साक्षात्कार जो ले रहा है उसके पक्षपातपूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कुशल साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है और इसके प्रयोग में समय भी अधिक लगता है। इसलिए इससे प्राप्त परिणामों में वैधता और विश्वसनीयता भी कम होती है। संवेदनशील समस्याएं जो होती हैं उसमें कभी कभी व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति खुलकर नहीं बोलता है, संकोचवश कुछ बातें छिपा लेता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ हम छात्र के विषय में जान लेते हैं और उससे हमें सुविधा होती है गाइडेंस देने में। दूसरी प्रविधि है केस स्टडी, व्यक्ति अध्ययन विधि। ए.ई. ट्रैक्सलर के अनुसार केस स्टडी इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट बेटर एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन। व्यक्ति अध्ययन विधि, व्यक्ति को गहराई से जानना, निर्देशन में व्यक्ति विशेष के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्ति विशेष के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सूचनाओं से संबंधित होता है और इसके द्वारा किसी छात्र या व्यक्ति के जीवन से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी कुछ छात्र कुसमायोजित होते हैं। उनके केस में व्यक्ति अध्ययन के अंतर्गत क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड का भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जीवन प्रारूपों के पूर्ण इतिहास के आधार पर उसे निर्देशन देने के लिए विशेषज्ञ अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। शिक्षा शब्दकोश में अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है व्यक्ति अध्ययन व्यक्ति की उत्पत्ति एवं पारिवारिक समस्याओं और परामर्श में प्रयुक्त विधियों का विश्लेषण है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उसका पड़ोस कैसा है, इसको जानने के बाद हम व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले एक प्लानिंग करते हैं केस स्टडी की, व्यक्ति अध्ययन का नियोजन करते हैं, फिर तथ्यों का संकलन, अगला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर संकलित तथ्यों का विश्लेषण, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। इसके बाद उसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इम्प्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना ताकि हम व्यक्ति को गाइड कर सकें। तो सबसे पहले व्यक्ति अध्ययन में नियोजन किया जाएगा, फिर तथ्यों का संकलन किया जाएगा और जो संकलित तथ्य होंगे उनका विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डेटा। फिर उसी आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में जो भी रिकमेंडेशन होंगी उनकी संस्तुति की जाएगी। तो ये प्रविधि जो है वो बहुत ही मितव्ययी है, इसमें समय और श्रम कम लगता है और छात्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है और जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर छात्र या व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए उचित निर्देशन दिया जा सकता है और छात्र या व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए सक्षम भी बनाया जा सकता है कि वो स्वयं अपनी समस्या का समाधान खोज सके। जैसा कि गाइडेंस में मैंने आपको बताया था कि द पर्पस ऑफ गाइडेंस इज सेल्फ गाइडेंस। जब व्यक्ति स्वयं को गाइड करने के योग्य हो जाता है तो ये गाइडेंस का चरण पूरा होता है। लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे इस प्रविधि द्वारा संकलित सूचनाएं पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होती। कई बार यथार्थ तथ्यों को छुपा लिया जाता है, भ्रामक या असत्य तथ्य प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी वैधता और विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो व्यक्ति के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हो जाती है। इसके बाद केस हिस्ट्री टेक्निक। केस हिस्ट्री का मतलब है व्यक्ति इतिहास व्यक्तिगत छात्र के व्यवहार और विकास के संबंध में
एक शिक्षक अथवा निर्देशन विशेषज्ञ द्वारा संकलित और व्यवस्थित तथ्यात्मक सामग्री है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में कहा गया है कि केस हिस्ट्री इज फैक्चुअल मटीरियल गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय अ टीचर और गाइडेंस स्पेशलिस्ट अबाउट एन इंडिविजुअल प्यूपिल्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से व्यक्ति के विषय में सूचनाएं प्राप्त की जाएं और उसका उपचार किया जाए। जैसे अपराधी बालक है, मानसिक रोगी, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला या समस्यात्मक बालक, तो ऐसा कोई भी बालक जब हमारे सामने होता है तो ऐसा वो क्यों है, इसकी विलक्षणता का कारण उसका भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण हो सकता है, कि उसके परिवार में हो सकता है इस प्रकार की परिस्थितियां हों जिसके कारण वो इस प्रकार से व्यवहार करता है, या जिस समाज में वो रहता है उस समाज की स्थितियां इस प्रकार की हो सकती हैं। छात्र या व्यक्ति अपनी पूर्व परिस्थितियों या अनुभवों के आधार पर वो विलक्षण व्यवहार करने लगता है। तो जो गाइड होता है वो गाइड उसके वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके परिवार से, उसके मित्रों से, उसके पूर्व शिक्षकों से उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तो उस आधार पर यह पता चलता है कि इस छात्र का जो वंशानुक्रम के आधार पर या इसका जो संवेगात्मक विकास है, उसकी रुचियां हैं, उसके अनुभव से संबंधित सूचनाएं हैं, उनको एकत्र करके निर्देशनकर्ता उन कारणों की खोज करता है कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा क्यों हुआ है। तो निश्चित रूप से यह कहीं पीछे से कुछ आ रहा है जिसके आधार पर व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो वो इसका क्षेत्र जो होता है, एरिया ऑफ फैक्ट्स, इसमें व्यक्ति का नाम और पता ले लेते हैं, व्यक्ति की वर्तमान समस्याएं क्या हैं, उसका स्वास्थ्य संबंधी विवरण क्या है, उसका विकासात्मक विवरण क्या है, शैक्षिक विकास संबंधी विवरण क्या है, उसका पारिवारिक विवरण क्या है, और वो कौन सा व्यवसाय करता है, व्यवसायिक विवरण में उसके घर में कौन सा व्यवसाय हो रहा है, वैवाहिक विवरण क्या है, और कौन कौन से ट्रेट हैं उनका विवरण क्या है। इसको आधार मानकर डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनकी एनालिसिस की जाती है और उसके बाद व्यक्ति का गाइडेंस संभव हो पाता है। तो ये निर्देशन परामर्श की दृष्टि से श्रेष्ठतम प्रविधि है और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी प्रविधि है कि हम समस्या को जानकर उसका निदान करते हैं, फिर उपचारात्मक या रेमेडियल टीचिंग उपलब्ध कराते हैं। तो ये प्रविधि मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालकों की समस्याओं के अध्ययन में विशेष रूप से सहायक है। लेकिन यह विधि मितव्ययी नहीं है क्योंकि इसमें समय और शक्ति अधिक खर्च होती है और इसका प्रयोग विशेषज्ञ ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो इसका महत्व तो कम हो जाता है। अगली बात हम करेंगे एबिलिटी टेस्टिंग की, योग्यता परीक्षण। व्यक्ति की योग्यता को जानना, उसके आधार पर उसको गाइड करना। तो शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है कि योग्यताओं का परीक्षण करना अप्रावैधिक पद है जो बुद्धि और अभिक्षमता के मापन के लिए अभिकल्पित परीक्षणों के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। इंग्लिश में डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में कहा गया है, एबिलिटी टेस्ट इज अ नॉन टेक्निकल टर्म यूजली अप्लाइड टू टेस्ट्स डिजाइन टू मेजर इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। जब व्यक्ति की योग्यता परीक्षण हो जाता है तो उसके आधार पर उसको गाइड करना आसान हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में म्यूजिक एबिलिटी है तो वो म्यूजिक के क्षेत्र में आगे जा सकता है। इसी तरह से किसी में मैकेनिकल एबिलिटी है, यांत्रिक योग्यता है, तो वो यांत्रिक यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता है। इसी प्रकार साहित्यिक योग्यता है किसी में तो वो साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है। तो ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति के भीतर कौन सी योग्यताएं छिपी हुई हैं और उन योग्यताओं को परीक्षण करके हम व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रविधि में एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र में संभावित योग्यता का मापन करने में सहायता मिलती है और जो परिणाम प्राप्त होता है उसके अनुसार निर्देशन देकर आगे प्रगति के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो छात्र के अंदर कुछ नैसर्गिक योग्यताएं होती हैं, कुछ अर्जित योग्यताएं होती हैं, तो उनके संयोजन का मापन किया जा सकता है
और कम योग्यता वाले क्षेत्र का पता लगाकर और उसके कारणों की खोज करके उचित निर्देशन दिया जा सकता है। तो इससे ऐसे छात्रों का भी पता चलता है जिससे किसी विशेष विषय में सफल होने की योग्यता नहीं है, तो ऐसे छात्रों को उन विषय क्षेत्रों में प्रयास न करने का निर्देशन दिया जा सकता है कि वो इसमें अपनी शक्ति न लगाएं, क्योंकि वो एबिलिटी इनके भीतर नहीं है, इसलिए इनका समय व्यर्थ जाएगा। और जो एबिलिटी इनके अंदर है, अगर उस दिशा में प्रयास करते हैं तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण की बात करेंगे। अचीवमेंट टेस्टिंग। किस प्रकार से अचीवमेंट टेस्टिंग एक टूल के रूप में काम करता है। छात्र विद्यालय में पूरे सत्र अध्ययन करके ज्ञानार्जन करते हैं, लेकिन सभी छात्रों की जो ज्ञानार्जन क्षमता है वो एक समान नहीं होती, क्योंकि छात्रों में वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस भी पाया जाता है। इसलिए अर्जित ज्ञान में भी भिन्नता पाई जाएगी। छात्रों ने कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ी है या जो ज्ञान अर्जित किया है, उसकी जांच जिस परीक्षण द्वारा की जाती है उसे उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। इसमें विभिन्न विषयों में जो भी ज्ञान अर्जित किया गया है, योग्यता अर्जित की गई है, कार्यकुशलता अर्जित की गई है, उसकी जांच की जाती है। इसलिए इनको शैक्षिक परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण और ज्ञानार्जन परीक्षण आदि भी कहा जाता है। गैरिसन ने कहा है, उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति ने कितना अध्ययन किया और कितना पाया। विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय में छात्र ने कितनी योग्यता प्राप्त की है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसकी जांच करना। इन परीक्षणों से शिक्षकों के शिक्षण की सफलता का अनुमान लगाना और छात्र के विषय में कि भविष्य में उसको प्रभावशाली परामर्श देने के लिए आधार तैयार करना। तो इससे छात्रों के ज्ञान की जांच समुचित ढंग से की जा सकती है और परिणामों के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण और प्रमोशन भी किया जा सकता है। किसी किसी छात्र को विषय संबंधी कठिनाई होती है, उस कठिनाई को भी इसके द्वारा दूर किया जा सकता है और शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार कर सकते हैं कि यदि छात्र बहुत ऊंचाई तक नहीं जा रहा है तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर सकते हैं। इससे उनको भी सफलता प्राप्त होगी और छात्र को अपने अध्ययन में और प्रगति करने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो उपलब्ध परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। इसमें शिक्षक निर्मित परीक्षण भी होते हैं, टीचर मेड टेस्ट, और कुछ प्रमापीकृत परीक्षण भी होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो शिक्षक निर्मित टेस्ट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिनको आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। इसके आधार पर छात्र की जांच की जाती है और आत्मनिष्ठ परीक्षण में ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ये तीन प्रकार के टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिससे छात्र की जानकारी हो जाती है। इसी तरह से निबंधात्मक परीक्षण होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट, जिसमें व्यक्ति की लिखने की योग्यता क्या है, उसका विचारों का विश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो ये कई प्रकार के टेस्ट के द्वारा हम व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानक अभिलेख। तो आर्थर जे जोन्स ने कहा है, किसी घटना का मौके पर ही वर्णन जिसे महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षण और रिकॉर्ड किया जाए और इनके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाए। जब इन रिपोर्ट को एकत्र कर लिया जाता है तो इन्हें उपाख्यानात्मक अभिलेख कहा जाता है या एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। तो इनका प्रयोग विद्यालयों में अधिकता से किया जाता है। छोटे बच्चों के कार्य, उनके व्यवहार अथवा विशेषता का उल्लेख इसमें किया जाता है। लुईस ने कहा है कि उपाख्यानक अभिलेख किसी छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट है। इससे स्पष्ट है कि उपाख्यानक अभिलेख में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है और फिर उनके आधार पर किसी छात्र को उचित निर्देशन दिया जाता है। तो इसके आधार पर हमें आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख हम कर लेते हैं, स्टेप्स इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कि अचानक हम निरीक्षण करेंगे जिसमें छात्र का नाम होगा, कक्षा होगी, दिनांक, स्थान, घटना और टिप्पणी। इतने कॉलम में हम उस छात्र से संबंधित अभिलेख को रिकॉर्ड करेंगे और उसको रिकॉर्ड करने पर
हमें पता चलेगा कि इसके विषय में कौन कौन सी जानकारी इस तालिका में दी गई है। तो इसमें छात्र का सहयोग प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसका लेख तैयार किया जाएगा उसका सहयोग जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक सूचनाएं भी उचित रूप से नहीं मिलेंगी। दूसरा चरण इसका इस बात पर बल देता है कि निरीक्षक अथवा अध्यापक उतना ही विवरण लिखे जितना आवश्यक है। तीसरा चरण इसका होता है एक संबंधित फार्म बनाया जाए। इसमें 4 स्तंभ बनाए जाएं। पहले स्तंभ में तारीख, दूसरे में स्थान, तीसरे में घटना और चौथे में टिप्पणी या रिमार्क। और फार्म के ऊपर छात्र का नाम और कक्षा का उल्लेख कर दिया जाता है। फार्म के अंत में अध्यापक एवं निरीक्षक अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रकार उपाख्यानक अभिलेख इन 3 चरणों के आधार पर विधिवत तैयार हो जाता है। चौथे चरण में अध्यापक शिक्षण कार्य के समय घटने वाली घटनाओं को चिन्हों द्वारा अंकित करता है। शिक्षण कार्य पूरा हो जाने पर वो चिन्हों की सहायता से घटना को रिकॉर्ड कर लेता है। 5वें चरण में एक प्रमुख फाइल तैयार कर ली जाती है। प्रयास किया जाता है एक ही स्थान पर छात्र के आलेख या रिपोर्ट उपस्थित हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। और छठा चरण समराइजेशन या संक्षिप्तीकरण का है कि छात्र के अभिलेखों को संक्षेप रूप में लिखा जाए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अध्यापक की रुचि छात्र में उत्पन्न होती है और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध सुदृढ़ होता है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या में संशोधन और परिवर्तन कर सकता है। छात्रों की समस्याओं पर भी ये रिकॉर्ड प्रकाश डालते हैं, तो छात्रों को उचित निर्देशन दिया जा सकता है। जब कोई नया अध्यापक विद्यालय में आता है तो वो इन अभिलेखों का अध्ययन करके विद्यार्थियों के संबंध में पूरी जानकारी थोड़े समय में ही प्राप्त कर लेता है। इसके बाद टेक्निक्स में क्वेश्चनायर प्रश्नावली, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, रेटिंग क्रम निर्धारण, ऑब्जर्वेशन अर्थात निरीक्षण, ये 4 टेक्निक्स इसमें पाई गई हैं। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे छात्र के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ बंद प्रश्नावली होती हैं, कुछ खुली प्रश्नावली होती हैं। बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली में यस या नो में उत्तर दिए जाते हैं और खुली प्रश्नावली में व्यक्ति अपनी डिटेल लिखता है, ओपन टाइप। तो एक क्लोज टाइप और दूसरी ओपन टाइप। तो क्लोज टाइप में बंद प्रकार जो प्रश्नावली का होता है वो केवल हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं। इनका उत्तर देना बहुत सरल होता है, कम समय लगता है और उत्तर निश्चित होते हैं। तो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनायर होता है, वस्तुनिष्ठा पाई जाती है। और जो मुक्त प्रकार है उसमें उत्तर देने वाले के लिए कोई बंधन नहीं होता है, वो स्वतंत्रतापूर्वक अपनी राय दे सकता है, इसलिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना पड़ता है। इसके आधार पर भी अपनी बात की जा सकती है। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा के आधार पर व्यक्ति अपनी बात कहता है और उसके आधार पर उसके जीवन के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आत्मकथा में लिखते समय व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छानुसार अपने बारे में लिखता है। तो निर्देशन परामर्श की दृष्टि से आत्मकथा का महत्व बहुत अधिक है। इसके 3 प्रकार हैं। एक अनिर्देशित आत्मकथा, नॉन डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी, एक निर्देशित आत्मकथा, डायरेक्टेड ऑटोबायोग्राफी, और एक मिश्रित आत्मकथा, मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। तो अनिर्देशित में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। कोई छात्र व्यक्ति अपने जीवन के बारे में इच्छानुसार जो चाहता है लिखता है। निर्देशित आत्मकथा में एक रूपरेखा दी जाती है, उसके आधार पर लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति से कहा जाए कि वो अपने परिवार के विषय में लिखे, अपने विद्यालय के अनुभवों का उल्लेख करे या अपने उन विचारों रुचियों की चर्चा करे जिनको वो महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार मिश्रित आत्मकथा में अनिर्देशित और निर्देशित आत्मकथा लेखन विधि का मिश्रण होता है। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता होती है, वो अपने बारे में जो चाहे लिखे, साथ ही उससे कुछ बातों के बारे में लिखने के लिए कहा भी जाता है। इस प्रकार मिश्रित आत्मकथा में एक ओर तो व्यक्ति को अपने बारे में लिखने की कुछ स्वतंत्रता होती है, दूसरी ओर कुछ ऐसे निर्देशन भी दिए जाते हैं जिनको ध्यान में रखकर आत्मकथा लिखी जाए। तो इसके आधार पर व्यक्ति के जीवन दर्शन का पता चलता है,
उसके विचारों के बारे में पता चलता है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति के बारे में मालूम होता है, उसकी छिपी हुई भावनाएं व्यक्त होती हैं, स्वतंत्र भाव प्रकाशन होता है। तो इसलिए आत्मकथा प्रविधि बहुत उपयोगी है और इसके आधार पर गाइडेंस दी जा सकती है। क्रम निर्धारण, रेटिंग और ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, इन दो प्रविधियों की चर्चा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंक 4 में कर चुका हूँ। तो रेफरेंस के लिए आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 4 को देख सकते हैं, जिसमें क्रम निर्धारण के विषय में विस्तार से बताया गया है और निरीक्षण के विषय में भी विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार से समाज मिति, सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री के विषय में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भाग 4 को छात्र देख सकते हैं, जिसमें विस्तार से सोशियोमेट्री की चर्चा की गई है। इन सारी प्रविधियों का अध्ययन करने के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस प्रकार से इन प्रविधियों को गाइडेंस में प्रयुक्त किया जाए और इनको प्रयुक्त करने के पश्चात गाइडेंस दी जाए। सोशियोमेट्री में एंड्रयू विली ने कहा है कि सोशियोग्राम इज अ ग्राफिकल ड्राइंग यूजिंग सर्टेन सिंबल्स एंड मार्क्स टू इंडिकेट द पैटर्न ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एमंग मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। किसी ग्रुप के भीतर कौन से मेंबर किसको पसंद करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, इसको समाज मिति कहते हैं। इसको एक आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। इस आलेख के विषय में मैंने पूरी जानकारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 4 में दे रखी है। रेफरेंस के लिए छात्र उसे देख सकते हैं। इसके बाद संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, जिसमें छात्र का एक कार्ड बनता है जिसमें सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल पीपल विच अ स्कूल कंसीडर्स इम्पॉर्टेंट इनफ टू कलेक्ट द रिकॉर्ड, यूजली इन सम ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर सेफ कीपिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर वर्ष का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसमें बच्चे से संबंधित समस्त जानकारी दी होती है और उसको देखने के बाद किसी को भी ये पता चलता है कि छात्र के अंदर कौन कौन सी संभावनाएं छुपी हैं। बोनी और हेम्पिल्टन ने कहा है कि संचयी अभिलेख पत्र में किसी छात्र से संबंधित वे सभी तथ्य निहित होते हैं जिनका संकलन करना विद्यालय महत्वपूर्ण मानता है और वर्ष प्रतिवर्ष इन तथ्यों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखता है। Cumulative records consist of all the data about an individual pupil which a school considers important enough to collect the record, usually in some organized way for safe keeping from year to year। प्रत्येक वर्ष में किस प्रकार का छात्र है और उसके लेख किस प्रकार के हैं, इसको सिंगल कार्ड, एकल पत्र, बुकलेट के फॉर्म में, फोल्डर के फॉर्म में इकट्ठा किया जा सकता है। इसमें विद्यालय जिसमें शिक्षा प्राप्त की गई उसकी उपस्थिति का विवरण, उसकी पारिवारिक विवरण, छात्र का स्वास्थ्य संबंधी विवरण, शैक्षिक उपलब्धि, अंक या ग्रेड में इनका विवरण, छात्र का उत्तरदायी कार्यों में स्थान, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनमें छात्र भाग लेता है, मुख्य रुचियां, छात्र की कौन कौन सी रुचियां हैं, व्यक्तित्व के गुण जैसे ईमानदारी, विनम्रता आदि, और व्यावसायिक सूचनाएं आदि शामिल होते हैं। इनको कॉलम के हिसाब से आप बना सकते हैं और एक एक कॉलम में जो मैंने लिस्ट आपको मौखिक रूप से बताई है, नीचे मैंने आपको डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके आधार पर कॉलम बनाकर आप छात्र से संबंधित क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को इकट्ठा कर सकते हैं। इससे छात्र को समझने और निर्देशन देने में बहुत योगदान प्राप्त होता है। लेकिन तथ्य का लेखन निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। आलेख पत्र की वैधता कायम रखने के लिए सत्य तथ्य ही आलेख में लिखे जाएं और इन सूचनाओं को वैधता विश्वसनीयता की वृद्धि के लिए शिक्षकों के सामूहिक मूल्यांकन पर आधारित तथ्यों का आलेख में समावेश किया जाए, तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और आलेख में लिखी गई सूचना पूर्व में लिखित सूचना से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह आलेख ऐसा होना चाहिए कि इसको जो भी देखे उसके अंदर विश्वसनीयता और वैधता रहे, जिसमें छात्र का सुगमता से मार्गदर्शन हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे छात्र इस बात को भली प्रकार समझ गए होंगे
कि किस प्रकार से गाइडेंस में प्रविधियां कार्य करती हैं। शेष फिर विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहो, सफल रहो। धन्यवाद।